Welcome back to our YouTube channel Study with Ismail. Today I am say about map. आज हम पढ़ेंगे मानचित्र के बारे में। मानचित्र क्या होता है, मानचित्र के प्रकार पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे थोड़े बहुत ग्लोब पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे महाद्वीप, द्वीप, महासागर, इन सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आता है। जब हम मानचित्र पढ़ लें तो मानचित्र क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि मानचित्र क्या है। तो मानचित्र वो होता है जो किसी भी भूभाग को, भू यानी कि धरती, भाग यानी कि हिस्सा, यानी धरती के किसी भी हिस्से को, किसी भी भूभाग को यानी किसी भी धरती के हिस्से को कपड़े, पेपर, पोस्टर या अन्य किसी जगह उतार देना, उसे कहते हैं मानचित्र। मानचित्र को इंग्लिश में मैप कहते हैं। ठीक है। अब एटलस क्या होता है? एटलस, जब आप मानचित्र पढ़ेंगे तो आपको एटलस नाम का जरूर मिलेगा पढ़ने के लिए। तो एटलस क्या होता है? ग्रुप ऑफ मैप्स, या ऐसा बुक या ऐसा किताब जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ मानचित्र हो, उसे कहते हैं एटलस। अब टाइप ऑफ मैप देखते हैं। टाइप ऑफ मैप में आता है पहला पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक मानचित्र या राजनीतिक नक्शा। मानचित्र को आप नक्शा भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि प्राकृतिक की चीज़ों इसमें राजनीतिक की चीज़ों को इम्पोर्टेंट दिया जाता है। जैसे राज्य हो गया, कस्बा हो गया, ज़िला हो गया, और भी जो छोटे छोटे चीज़ आते हैं ये। आइए हम थोड़ा और ऊपर भी बात करें तो देश के बाद विदेश, कंट्री, अन्य जगह, ये सारे हमारे हो गए राजनीतिक चीज़, जिसमें कि राजनीति की बात की जाए सिर्फ और सिर्फ। इसमें क्या होता है, कलर का चॉइस ऑफ कलर होता है, यानी कि हम किसी भी कलर से किसी को भरे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें कलर हमारे पास चॉइसिंग क्यों होता है कि हम किसी भी चीज़ का स्टडी करने के लिए आसान है। अब मान लीजिए कि एक थाली है, एक थाली में आपको चावल भी एक साथ मिला दिया जाए, दाल भी मिला दिया जाए, सब्जी भी मिला दिया जाए, उसके बीच थोड़ी सी बाउंड्री या थोड़ा सा डिफरेंट जगह ना रखा जाए तो सब अजीब सा खिचड़ी टाइप का बन जाता है। अब खिचड़ी को खिचड़ी जैसा कुछ बना होगा, ऐसा कुछ बना होगा, तो आपको क्या समझ आया जी, ऐसे कुछ बना के दे दिया जाए तो ऐसा कुछ समझ नहीं आएगा ना। इसलिए कुछ बाउंड्री दर्शाए जाते हैं और बाउंड्री को फिर कलर कर दिया जाता है कि ये हमारा ये है, ये चीज़ हमारा जम्मू कश्मीर है। तो इससे पढ़ने में आसानी होती है। ये अलग कलर से दर्शा दो, फिर यहाँ पे हमारा महाराष्ट्र होता है तो इसको अलग कलर से दर्शा दो। इससे क्या होता है, हमारी स्टडी में आसान होती है और हम आसानी से बाउंड्री को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गुजरात की बाउंड्री यहाँ है, महाराष्ट्र की बाउंड्री है। इसलिए कलर हम इसमें कलर भर सकते हैं। देखिए, हमारे पास एक राजनीतिक मानचित्र है जो कि भारत का है, भारत का राजनीतिक मानचित्र। ये आपको बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे जम्मू कश्मीर की आपको बाउंड्री क्लियर दिख रही होगी, वैसे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की। तो ऐसे ही राजनीतिक मानचित्र में आपको देश, राज्य या कंट्री, इसकी बाउंड्री आपको क्लियर दिखेगी। ठीक है। ऐसे ही एक नक्शा और भी है जो कि विश्व का है, ये भी संसार का नक्शा है। यहाँ पे लिखा है राजनीतिक मानचित्र संसार, यानी कि विश्व का नक्शा है। अब सुनिए, पहला हो गया पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में हमारे पास कलर की चॉइसेस होती है और राजनीतिक इम्पोर्टेंट को दिया जाता है, जैसे कि स्टेट, बाउंड्री और कंट्री। दूसरी आती है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में क्या होता है कि फॉर इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर की बात की जाती है कि प्रकृति की चीज़ों को यहाँ महत्व दिया जाता है। अब देखिए, प्रकृति की चीज़ें क्या क्या आती है? माउंटेन आती है, रिवर आता है और ग्राउंड यानी कि मैदान, ये सारी चीज़ें आती हैं। प्राकृतिक महत्व की चीज़ें जैसे पहाड़, नदी, मैदान। अब इसमें कुछ कलर कोडिंग होती है। अब हमने यहाँ पे किसी भी कलर को, अब देखिए ये गुजरात है, गुजरात को किसी भी कलर से, लाल से कर दीजिए, हरा से कर दीजिए, पीला से कर दीजिए, किसी भी कलर से करिए, लेकिन इस वाले को फिर उसके साथ अलग कलर से करना होगा क्योंकि क्लियर हो सके कि हाँ इसकी बाउंड्री यहाँ पे, नहीं तो थोड़ा सा मिक्सअप हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा। तो किसी भी कलर से भरिए, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज हम फिजिकल मैप की बात करें तो उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको अलग अलग कलर दर्शाना होगा जो हमारे ज्योग्राफी या भूगोल नेताओं ने बताया है हमें। अब देखिए, सबसे पहले आता है ब्राउन। जो पहाड़ होती है, पहाड़ को आमतौर पे ब्राउन कलर से दर्शाया जाता है। ठीक है। दूसरी बात आती है ग्रीन यानी कि हरा। अब हरे कलर से क्या होता है, अब पेड़ पौधे कैसे दिखते हैं? आमतौर पे हरे दिखते हैं, इसलिए यहाँ पे हरे कलर से दर्शाते हैं मैदान को। ठीक है। अब ब्लू, पानी का कलर आमतौर पे वैसे कुछ नहीं होता, पानी बिना कलर का होता है, लेकिन हम
हमारे भूगोल नेताओं ने पानी को ब्लू कलर से दर्शाया है, तो हम इसे ब्लू से पानी, नदी या सागर को दर्शाते हैं। ठीक है। अब हैवी या फिर ज़्यादा गाढ़ा कलर दे दिया है। अब मान लीजिए 3 कलर है, ये 3 ही हमारे मुख्य होते हैं हमारे किसी भी पॉलिटिकल मैप में, लेकिन फिजिकल मैप में। लेकिन उसके बाद कुछ और भी कोडिंग होती है, जैसे किसी भी कलर को गाढ़ा कर दिया जाए, यानी कि भाई मान लीजिए ब्राउन कलर को हमने गाढ़ा कर दिया, यानी कि वहाँ पर ज़्यादा है या ऊंचा है। पहाड़ है तो ऊंचा है, और यदि मैदान है तो ज़्यादा है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। वैसे ये लाइट कर दिया है, यानी कि कलर को हल्का कर दिया है। अब माउंटेन की बात ले लीजिए, ये ब्राउन कलर हल्का है, इट मीन्स पहाड़ की ऊंचाई कम है। भाई मैदान पे बात करते हैं तो ग्रीन कलर पर ये लाइटेस्ट है, यानी कि हल्का कलर है। इसका मतलब कि वहाँ पे मैदान कम मात्रा में है, या फिर पेड़ों की संख्या कम है, या पेड़ों का घनत्व कम है, इसका मतलब ये होता है। अब देखिए हमारे पास एक भारत का रफ मैप है, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ हिमालय पर्वत आती है, ठीक है। आइए हम इसको ज़्यादा गाढ़ा कर दें, इसका मतलब कि यहाँ पे पहाड़ ज़्यादा है। अब जैसे जैसे यहाँ से दूर होएगा तो हल्का हल्का पहाड़ होगा, पहाड़ की हाइट घट जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं पहाड़ की हाइट घट जाती है, ठीक है। तो ये देखिए, ये इसका मतलब यहाँ पे पहाड़ ज़्यादा है, ज़्यादा होने के साथ साथ ये ऊंचा भी है। ये यहाँ पे देखें तो इसका मतलब ये लाइटेस्ट कर रखें, इसका मतलब पहाड़ तो है लेकिन ये ज़्यादा ऊंचा नहीं है, इसलिए ये हो गया। अब मान लीजिए एक और बात कि किसी मैदान को दर्शाना हो। मैदान को मान लीजिए कि यहाँ पे एक मैदान है, मान लीजिए ये इलाका वास्तव में है नहीं, पर मान लीजिए कि यहाँ पे एक मैदान है, तो यहाँ से यहाँ मैदान है। भाई हमने यहाँ पे ज़्यादा गाढ़ा कर दिया, यानी कि यहाँ पे पेड़ों की संख्या ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा मैदान है, लेकिन यहाँ पे हल्का कलर है। इट मीन्स यहाँ पे पेड़ मतलब मैदान तो है लेकिन उनका घनत्व कम है, उनकी डेंसिटी कम है, ठीक है। ये हमारे कुछ हो गई कलर कोडिंग की बातें। अब तीसरी मैप पढ़ते हैं, थीमेटिकल मैप। आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो आपके पास एक मैप होता है। तो उस प्रकार के मैप कैसे होते हैं, वो एक तरह का ये होता है, फिजिकल मैप होता है, या पॉलिटिकल होता है, या थीमेटिकल। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर शायद इनमें से कुछ भी हो सकता है, परंतु सही रूप से वो हमारा होता है थीमेटिकल मैप। वो किसी विशेष उद्देश्य होते हैं, चाहे तो थीमेटिकल होगा या पॉलिटिकल होगा, फिजिकल नहीं होता। फिजिकल हम ऐसे यूज़ नहीं करते, ये दोनों ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये दोनों को आप ज़्यादा देखेंगे, ये आप पढ़ते हैं जब किताब वगैरह में देखेंगे, ठीक है। यानी कि पॉलिटिकल मैप ये आप जब वो पढ़ेंगे जब किसी विशेष उद्देश्य से कोई नक्शा देख रहे हैं। अब मान लीजिए कि पूरी देश में रेलवे लाइन का नक्शा हो, यानी कि पूरे देश में कौन सी रेलवे ट्रैक कहाँ से कहाँ जा रही है, ये नक्शा आपको दे दिया जाए, तो इस प्रकार के नक्शे को हम कहते हैं पॉलिटिकल मतलब थीमेटिकल मैप। अब देखिए रेलवे लाइन दर्शाना हो, वाटर डैम कि पूरे देश में कहाँ कहाँ पे वाटर डैम हो, सिर्फ और सिर्फ यही दर्शाया जाए। इसमें क्या आपका बाउंड्री क्लियर नहीं होगी, इसमें भी आपको स्टेट की बाउंड्री क्लियर नहीं होती है, देश की बाउंड्री क्लियर नहीं होती है, बस प्रकृति की चीज़ें होती हैं। अब क्या प्रकृति क्या ये देखते हैं कि पेड़ यहाँ पे ना होगा, यहाँ पे गुजरात, क्या पेड़ ये देखेंगे कि यहाँ पे राजस्थान है, यहाँ पे गुजरात है। जब यहाँ जंगल होगा इस इलाके में तो उसका प्रभाव तो थोड़ा बहुत यहाँ पे पड़ेगा, तो इसलिए इसमें आपकी बाउंड्री क्लियर नहीं होती है। इस वाले मैप में आपकी बाउंड्री क्लियर नहीं होती है, पर आपको जो उद्देश्य दिया गया, जो जिस चीज़ को उद्देश्य दिया गया उसे आपको दर्शाया जाता है और वो भी क्लियर होती है। आप अभी दिल्ली में रहते हैं तो आपको ये पता होगा कि दिल्ली की मेट्रो स्टेशन जब जाते हैं तो सबसे पहले आपको दिल्ली का मैप दिया, दिल्ली के ऑल रूट ऑफ मेट्रो मैप दिया होता है। उसमें क्या होता है कि आपको रिठाला, रोहिणी, ABC, XYZ आपको दर्शाया होता है कि ये यहाँ पे X है, यहाँ पे Y है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है। तो उस प्रकार के मैप को जो किसी विशेष उद्देश्य से दर्शाया जाता है उसे कहते हैं थीमेटिकल मैप। अब और आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं हम ग्लोब को। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब एक ऐसा गोला जो पूरी दुनिया को दर्शाए, यानी कि ऐसा गोला हो जो कि पूरी दुनिया को दर्शाए, उसे कहते हैं ग्लोब। ग्लोब को इंग्लिश में भी डिफाइन कर लेते हैं, ग्लोब अ टाइप ऑफ स्फीयर, यानी कि गोला, विच शो द होल वर्ल्ड, यानी कि एक ऐसा गोला जो पूरी दुनिया को दर्शाए उसे हम कहते हैं ग्लोब। ग्लोब को कोई ख़ास बात नहीं है, आप ये देखें गोला यानी कि फुटबॉल ले लीजिए, फुटबॉल में ले जाके ऐसा ये
विश्व की मानचित्र, इसे ऐसे ऐसे गोल करके चिपका दीजिए। ये हमारा हो जाएगा ग्लोब। ठीक है, ग्लोब कुछ नहीं होता, बस एक ऐसा गोला जो पूरी दुनिया को दर्शाए, उसे कहते हैं ग्लोब। अब देखिए, अब एक ग्लोब हो गया, ये 3D में होगा, ये तो अंडरस्टूड है क्योंकि धरती गोल है तो 3D में है। गोला आई 2D में होता तो सर्कल, लेकिन 3D में हुआ तो ग्लोब हुआ। अब देखिए, इसको बीच हिस्से से काट दिए, यानी कि एक काल्पनिक लाइन से इसको बांट दिए। इसलिए बांटा जाता था कि पढ़ने में आसानी हो। बाकी ये वास्तव में ऐसी कोई रेखा नहीं होती, ये एक काल्पनिक रेखा होती है, जिसे कि भूमध्य रेखा, भूमध्य यानी भू यानी कि धरती, और मध्य माने धरती के बीच से जाने वाली रेखा, भूमध्य रेखा। इसे इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर। और यदि हम ज्योग्राफी की बात करें तो इसे विषुवृत्त कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हिंदी में हम क्या कहते हैं, नमक, इंग्लिश में साल्ट, ये विज्ञान की भाषा में देखा है तो लवण कहते हैं। तो ऐसे ही हमारे भूमध्य रेखा के साथ भी है, हम हिंदी में ये कहते हैं। हम ज़्यादातर यूज़ क्या करेंगे, ये और ये, क्योंकि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं अभी। अब देखिए, कुछ रेखाओं की बात कर लेते हैं इस पर। जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे पोल कहते हैं। अब ये हमें पता है कि ये क्या होता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट और वेस्ट। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ऐसे किसी भी नक्शे में आपको इसी प्रकार से दर्शाना होगा। उसी प्रकार से ये हमारा पोल हुआ, ये भी हमारा पोल हुआ। ये कौन सा पोल हुआ, नॉर्थ साइड है तो नॉर्थ पोल, साउथ साइड है तो साउथ पोल, ये दो हमारे पोल हो गए। अब ये पहली रेखा को आर्कटिक रेखा कहते हैं। इसे हिंदी में आर्कटिक, इंग्लिश में भी आर्कटिक ही कहते हैं। दूसरी रेखा को हम कहते हैं हिंदी में कर्क रेखा, और इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक यानी कि रेखा, और कैंसर का मतलब कर्क होता है। अब देखिए, उसके बाद ये वाली रेखा देखिए, दूसरी रेखा हो गई। अब ये बीच वाली रेखा क्या कहते हैं, इक्वेटर या विषुवृत्त रेखा, जो कि 0 डिग्री पर होती है। अब इसकी डिग्री भी साथ साथ देख लीजिए। सबसे पहले ऊपर वाला 66.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, ये भी 23.5 और यह 66.5। अब देखिए डिग्री कैसे डिसाइड होता है वो भी देखिए। अब मान लीजिए कि ये, अब अगर यदि हम ये देखें कि एक बंदा यहाँ पे खड़ा, तो ये इससे परपेंडिकुलर ही खड़ा होता है। ज़्यादातर चीज़ें आप देखिएगा परपेंडिकुलर ही होता है। आप चल रहे होते हैं तब भी आप परपेंडिकुलर धरती के साथ बनाते हैं, यानी 90 डिग्री। आपको ऐसे देखें कि एक बंदा ऐसे है, वो ऐसे चल रहा हो लेट के, नहीं ना, तो हमें ज़्यादातर चीज़ें परपेंडिकुलर होती है। उसी प्रकार धरती भी हमारा यहाँ पे, ये मान लीजिए ये एक रेखा है, ये एक धरती है, मतलब एक जगह रखा है, उसके ऊपर ग्लोब रखा है, तो ये परपेंडिकुलर होगा। लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है, वास्तव में हल्का सा ये तिरछा है, वास्तव में यह हल्का सा तिरछा है। तो हम वास्तव में कौन सा रेखा लें, और ये रियल में देखें तो हम ज़्यादातर परपेंडिकुलर को मानते हैं। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर क्या हुआ कि ये देखिए यहाँ पे, ये हमारा एक, मान लीजिए कि इस पर ग्लोब रखा हुआ है और ये हमारा परपेंडिकुलर खींचा गया, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें परपेंडिकुलर होती हैं। अब लेकिन हल्का सा इस साइड को झुका हुआ है, इसलिए अब मान लीजिए, अब देखिए टोटल ये कितना था, 90, ये 90 डिग्री हो गया। अब यदि 23.5 डिग्री झुक गया, 23 सही 1/2 डिग्री झुक गया, तो ये 23.5 झुक गया। अब 90 में से 90 माइनस में 23.5 करेंगे तो कितना होगा, 66.5, ये 66.5 हो गया। तो इसी प्रकार ये वाला दूसरा वाला एंगल क्या हुआ, 66.5। तो इसीलिए याद रखें ग्लोब पे, और ये आप भूल भी जाए एक, तो एक आपको याद रहेगा तो कर लीजिएगा। देखिए ऊपर वाला 66.5, ठीक उसके अपोजिट साइड जाइए तो भी 66.5। ये आर्कटिक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसमें मतलब कर्क रेखा के ठीक नीचे मकर रेखा, वो भी 23.5 का होगा। अब देखिए ये बीच वाली क्या हो गई, इक्वेटर या विषुवृत्त। हम भूमध्य नहीं लेंगे, इसे याद रखिएगा, भूमध्य नहीं पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि हम अभी जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, इसलिए चाहे तो विषुवृत्त यूज़ करिए या इक्वेटर यूज़ करिए। भूमध्य आपको सिर्फ नाम याद रखने के लिए है। अब देखिए ये वाली रेखा मकर रेखा, इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बाद सबसे नीचे वाली रेखा आर्कटिक, आर्कटिक कहते हैं, रेखा नहीं लगाते, आर्कटिक ओनली, आर्कटिक। ऊपर वाली अंटार्कटिक नहीं, अंटार्कटिक, आर्कटिक, ये कर्क, ये मकर रेखा। ठीक है,
अब देखिए कुछ इलाका बटा होता है। अब उस इलाकों के ठंडे गर्मी को लेकर क्या फिनोमेना है वो आज हम पढ़ते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि ये एक धरती है, ये देखिए, मान लीजिए कि एक धरती है पूरा, ठीक है। अब ये वाली बीच वाली रेखा क्या होगा, इक्वेटर या विषुवत। ऊपर वाली आर्कटिक, ये कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, और ये अंटार्कटिक, इसे इंग्लिश में भी अंटार्कटिक कहते हैं और हिंदी में भी अंटार्कटिक कहते हैं। इसे मकर रेखा हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक माने रेखा और कैंसर कैप्रिकॉर्न माने मकर होती है। तो ये हो गई, ये क्या था 0 डिग्री, ये था 23.5 डिग्री, और ये क्या था 66.5 डिग्री। अरे आप एक भूल भी जाएं, आपको एक याद है तो आप क्या करें 90 लीजिए और उसमें से एक जो है याद उसे घटा दीजिए, आपका दूसरी आ जाएगा, ठीक है। बाकी इसका अरेंजमेंट किस प्रकार है ये भूगोल नेताओं का काम है, बस आप इतना याद रखिए कि ऊपर वाली 66.5 होती है, ठीक, उसके नीचे साइड जाएगा तो ये भी 66.5 होगा। ये 23.5 यानी कि कर्क रेखा के पास 23.5 है, उसके नीचे ठीक होती है मकर रेखा, तो इसमें भी 66.5 मतलब 23.5 होता है। अब सुनिए, सूर्य की किरणें जो होती है वो इस रेखा में यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें चाहे तो इधर ये मतलब इस इलाका में सीधा पड़ता है। अब देखिए, अरे सूर्य इस साइड है यानी कि इस साइड है, तो ये अपनी रेखा अपनी किरण यहाँ 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 दर्शाएगी। अब जैसे ही ये आगे बढ़ेगी, यहाँ पहुँची, यहाँ फिर सूर्य के दर्शन होंगे, फिर ये सूर्य अपनी किरणें दर्शाएगी। और ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ 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 ये किरणें आगे बढ़ती गई। अब सूर्य की किरणें क्या होती है, ज़्यादा गर्मी देती है, तो इस सूर्य की किरणें ज़्यादा गर्मी देती है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी हुआ। उसके बाद आप देखिए, एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होगा। क्यों गर्मी होगा, क्योंकि सूर्य यहाँ से जा रही है। अब यहाँ से लौट के जो आएगी, जब लौट के आएगी तो फिर यहाँ पे होगी ऐसे, यहाँ पे गर्मी, फिर यहाँ पे वापस आएगी तो यहाँ पे गर्मी फिर लगाएगी, अपनी किरणें दिखाएगी। तो एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे जब यहाँ पे था तो ये यहाँ भी किरणें दे रहा था, फिर यहाँ पे आ गया तो ये पूरा सीधा चमक दे रहा था, और यहाँ पे गया तो फिर भी यहाँ पे चमक दे रहा था। यानी कि सूर्य की सबसे ज़्यादा किरणें कहाँ पे चमकती हैं, पृथ्वी के बीचों बीच यानी भूमध्य रेखा पर, या विषुवत रेखा कहते हैं या इक्वेटर कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा गर्मी, इसे गर्म क्षेत्र कह सकते हैं, क्षेत्र या इलाका कह सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जब सूर्य यहाँ पर थी तो ये यहाँ पर पूरी गर्मी दे रहा था, तो यहाँ पे गर्म कह सकते हैं, ठीक है। अब सूर्य यहाँ पे आ गई तो हल्का सा तो गर्मी यहाँ, ये तो यहाँ भी लाइट एमिट कर रहा होगा। अब लेकिन जब सूर्य पूरी यहाँ आ गई तो यहाँ पे क्या होगा, पूरा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि सूर्य की किरणें ज़्यादा कहाँ, अब यहाँ पर से कितनी पड़ेगी, यहाँ तो यहीं पड़ेगी ना, वहाँ पे पड़ेगी बहुत कम मात्रा में। अब जब बहुत कम मात्रा में पड़ेगा तो ठंडा ही कहेंगे ना, तो यहाँ पे ठंडा भी लिख सकते हैं। क्यों ठंडा लिख सकते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें मतलब सूर्य यहाँ आ गया, अब इससे दूरी ज़्यादा हो गई तो ठंडा बढ़ेगा, और इसलिए यहाँ पे ये ठंडा और गर्म दोनों हो गया। और एक बात ध्यान रखिएगा, सूर्य की किरणें यहाँ पे सीधी पड़ी, उसके बाद यहाँ से तिरछा होकर थोड़ा थोड़ा यहाँ तक गया बस। लेकिन ये जो है ये वाला हिस्सा ये बहुत ज़्यादा तिरछा होता है, इसलिए यहाँ पे सूर्य की किरणें ना के बराबर जाती है। आप बस इतना मानिए कि आप एकदम ठंड के मौसम में हैं, ठीक है, आपको ठंडे पानी से नहाने के लिए दिया जाता है, और आपको ये कहा जाता है कि हम टॉर्च की रोशनी दिखा रहे हैं, भैया तुम नहा लो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। सूर्य की रोशनी मतलब टॉर्च जो है इतनी गर्मी नहीं देती है जितनी सूर्य की रोशनी देती है। आप इसी प्रकार माने कि यहाँ पे आप नहा रहे हैं, ठीक है, यहाँ सूर्य है, सूर्य की इतनी कम रोशनी आ रही है कि एकदम टॉर्च के समान दिख रही है, तो उससे क्या आपको गर्मी मिलेगा? नहीं ना। तो इसलिए ये वाला इलाका क्या होगा? ठंडा। इसे क्या लिख सकते हैं? ठंडा लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अपोजिट जब आधा गोला बांटा गया था तो इसके अपोजिट ठीक उल्टा ही जैसा लिखा है उसके अपोजिट, क्योंकि हमने डिग्री भी लिखी थी वो भी इसके अपोजिट थी,
ये दोनों अपोजिट थी। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी जब सूर्य यहाँ पर हुआ, ये मान लीजिए सूर्य यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे गर्मी देगा। सूर्य यहाँ पर से चलता गया, चलते चलते यहाँ पहुँच गया सूर्य। सूर्य की रोशनी मतलब सूर्य की रोशनी तो यहाँ से पड़ेगी, लेकिन सूर्य अभी मेन रूप से यहाँ पर है, तो यहाँ से रोशनी आएगी। ठीक, यहाँ से दूरी बन गई। अब जब दूरी बन गई यानी कि ठंडा, तो इसे क्या कहेंगे, ठंडा भी कह सकते हैं। एक बार ठंडा पड़ेगा मतलब कुछ समय के लिए ठंडा यहाँ पे पड़ेगा, और कुछ समय के लिए ठंडा और कुछ समय के लिए गर्म। ठीक है, और ये वाला वही फिनोमेना ऊपर वाला कि बाल्टी, टॉर्च, नहाना, इसे फिर ठंडा कह सकते हैं। तो इतना क्लियर हो गया। सबसे ऊपर वाला हिस्सा ठंडा, नीचे वाला हिस्सा ठंडा गर्म, उसके अपोजिट साइड आ जाइए तो ये ठंडा ये गर्म। और यहाँ पे सूर्य की किरणें तो भैया सबसे ज़्यादा चमकती ही है, और जब चमकती है तो क्या होगा, गर्मी होगा। अब गर्मी के दिन में आपको पूरे दिन छत पे खड़ा कर दिया जाए तो आपको कैसा महसूस होगा, जल के सूख जाएंगे एकदम। फूल कर दिए एकदम गर्म तपती धूप में रख दिए, क्या होगा, एकदम गर्म सूख के मुरझा जाएगा। तो इस प्रकार से अब सुनिए, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये आर्कटिक और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इक्वेटर या विषुवर्त, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि ये वाली रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसके बाद ये अंटार्कटिक। ठीक है, अब देखिए हमने ऊपर हिस्से क्या पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा गर्म ठंडा है, तो ठंडा क्षेत्र लिख दीजिए। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे सूर्य की किरणें एक बार चमकती है और एक बार नहीं चमकती है। जब सूर्य की किरणें सूर्य यहाँ पे पहुँच जाता है इस वाले रेखा के पास, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो यहाँ पे गर्मी पड़ती है। लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जब यहाँ ट्रैवल कर जाता है सूर्य, तो यहाँ पे सूर्य की किरणें कम आती है, इसलिए यहाँ पे ठंड महसूस होता है। तो यानी कि हम इसे क्या कह सकते हैं, गर्म और ठंडा दोनों ही क्षेत्र है, तो गर्म ठंडा क्षेत्र कह सकते हैं। अब इसे देखिए, यहाँ पे सूर्य की किरणें, सूर्य 2 बार मतलब एक टाइम पे ये 2 बार यहाँ पे दिखता है। देखिए, एक बार जाते हुए चमका, फिर आ रहा था तो एकदम सीधी पड़ी यहाँ पे सूर्य, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी। सूर्य का टेम्परेचर बहुत होता है, सूर्य के सरफेस का टेम्परेचर देखा जाए तो लगभग 15,000 डिग्री सेल्सियस होता है, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। इतने डिग्री 100 डिग्री में पानी उबल जाता है, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 15,000 डिग्री सेल्सियस उसके सरफेस का हुआ ही। तो हाजी सूर्य के एकदम सेंटर यानी कोर वाले पे चले जाए तो लगभग 1500 था, 1500 उसके कोर पे चले जाए तो 6,000 डिग्री सेल्सियस, 6,000 डिग्री सेल्सियस पे हर चीज़ एकदम पानी की तरह हो जाएगा। इतना गर्मी होता है सूर्य के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा गर्मी होता है। तो इसे हम गर्म क्षेत्र कहते हैं। और उसके बाद ठीक अपोजिट जो फ्रिजेट है, फ्रिजेट का यहाँ पे उल्टा उतार दीजिए, यानी फ्रिजेट यहाँ पे टेम्परेट था तो यहाँ पे टेम्परेट की जो यदि एक रोटी है, एक रोटी के बराबर भागों में बांटे गए तो उसमें क्या होगा, आधा में आधा रोटी इधर आधा रोटी इधर। ठीक है, उसी तरह ये पूरी रोटी मान लीजिए, तो इसको पूरा भाग हटा गया, तो जो जितना मटेरियल इस टाइप में आएगा उतने ही मटेरियल इस हिस्से में भी आएगा। ठीक है, अब देखिए ठंडा क्षेत्र, हम पढ़ क्या रहे हैं, ज्योग्राफी ना कि हिंदी। तो ठंडा क्षेत्र को ज्योग्राफी के भाषा में क्या कहते हैं, शीत। ठंडा यानी कि शीत, और कटिबंध क्षेत्र को क्या कहते हैं, कटिबंध। तो शीत कटिबंध, इसे क्या कहेंगे, शीत कटिबंध। ऊपर वाला हिस्सा पूछा जाए कौन सा इलाका, तो शीत कटिबंध। ये देखिए यहाँ पे एक इलाका बनाए, पहले यहाँ देखिए ऊपर वाला इलाका शीत कटिबंध। उसके बाद देखिए ठंडा गर्म दोनों है, तो शीत और गर्म को क्या कहते हैं, उष्ण कहते हैं। गर्म को कहते हैं उष्ण और ठंडे को कहते हैं क्या, शीत। तो शीत और प्लस उष्ण, शीतोष्ण, और क्षेत्र को क्या कहते हैं, कटिबंध। तो शीतोष्ण कटिबंध, यानी ये वाला इलाका शीतोष्ण कटिबंध होगा। उसके अपोजिट आ जाइए, यहाँ पे भी शीत ज़्यादा यानी ठंडी ज़्यादा, तो ये हमारा हुआ क्या, शीत कटिबंध, और ये शीतोष्ण कटिबंध, इसे हिंदी में ये कहते हैं। अब देखिए बीच वाला हिस्सा देखते हैं, बीच वाले में गर्मी ज़्यादा यानी कि उष्ण ज़्यादा, गर्मी को ज्योग्राफी की भाषा में उष्ण कहते हैं, और कटिबंध यानी क्षेत्र। तो बीच वाला क्या होगा, सबसे ज़्यादा गर्मी यानी कि उष्ण कटिबंध यानी कि सबसे ज़्यादा गर्मी वाला क्षेत्र। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे फ्रिजिड जोन कहते हैं, फ्रिजिड जोन, इसे टेम्परेट जोन और इसे टॉर्रिड जोन कहते हैं। फिर वापस वही रिपीट होगा, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। ये क्लियर। अब कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। अब पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा ठंडा कटिबंध या क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो आपको क्या बताना,
फ्रीजर जोन। और फ्रीजर जोन कहाँ से शुरू होता है? फ्रीजर जोन देखिए यहाँ पे, ये नॉर्थ पोल है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो नॉर्थ पोल से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, यहाँ देखिए यहाँ पर वही लिखा है, नॉर्थ पोल टू आर्कटिक, सॉरी यहाँ पे गलती कर दिया, नॉर्थ पोल टू आर्कटिक तो होता है, ये वाला हमारा होता है फ्रीजर जोन। तो नॉर्थ पोल टू आर्कटिक ये इलाका हमारा हुआ ठंडा। और दूसरा नीचे वाले हिस्से, जब एक हिस्से में है तो उसके ठीक अपोजिट वाले हिस्से में सेम चीज़ होगा। तो ये वाला देखिए, ये क्या हुआ? साउथ पोल, साउथ पोल टू आर्कटिक, यानी ये वाली रेखा साउथ पोल टू अंटार्कटिक, साउथ पोल टू अंटार्कटिक ये हुआ फ्रीजर जोन। ऊपर वाले हिस्से में देखा जाए तो नॉर्थ पोल टू आर्कटिक ये हमारा हुआ ठंडा वाला इलाका, इसीलिए इसे कहते हैं फ्रीजर जोन। पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पड़ेगा, तो आपको फ्रीजर जोन पे लाना है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी नहीं सॉरी हम पढ़ने का जीव, तो भूगोल में इसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। कभी ठंडा मत लिख के आइएगा, इसे शीतोष्ण कटिबंध ही लिखिएगा। अब क्यों पड़ती है? अरे सूर्य की मतलब यहाँ पे ठंडा क्यों पड़ता है? जाहिर सी बात है, सूर्य की किरणें नहीं पहुँची है, अब जो सूर्य की किरणें नहीं पहुँची ठंड पड़ेगा ही। अब पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा गर्म पृथ्वी के मतलब ग्लोब पे कहाँ पड़ता है, ये पूछ लिया जाएगा। तो आपको क्या आंसर देना है? इसे टॉर्रिड जोन कहेंगे। इसे हिंदी में क्या कहेंगे? टॉर्रिड जोन को हिंदी में कहते हैं गर्म ये उष्ण कटिबंध। जब मैं हिंदी बोलूँ तो आप ये मान के चलिएगा, यानी कि हम ज्योग्राफी की भाषा पढ़ रहे हैं कि ठंडा मतलब ठंडा या गर्म या ठंडा गर्म ऐसा मत बोलिए। आपको क्या करना है कि हिंदी टॉर्रिड जोन का हिंदी यानी कि उष्ण कटिबंध ये कहाँ से शुरू होता है? देखिए इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे ये वाला हिस्से को कहते हैं उष्ण कटिबंध, यानी कि ये वाला हिस्सा यहाँ से शुरू होते 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 ये वाला हिस्सा जो होगा ये हमारा उष्ण कटिबंध कहलाएगा। ये टॉर्रिड जोन है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से बढ़िए और यहाँ तक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये इसके बीच के इलाका जो भी होगा उसे टॉर्रिड जोन कहेंगे या हिंदी में उष्ण कटिबंध कहेंगे। तो ये क्लियर हुआ। कई बार इनकी डिग्रियाँ पूछ ली जाती है कि ये किस एंगल पे मतलब कैसा इनके ऊपर जो रेखा है वो किस प्रकार का एंगल होता है। तो आपको ये बता देना कि आर्कटिक का ये होता है, अंटार्कटिक का 66.5, आर्कटिक का 66.5, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है तो सेम डिग्री होती है। अब ये पूछ लिया टेम्परेट जोन में यही होता है। मैंने इसमें कुछ भाग को भी कलरिंग करके दिखाया था कि ये टेम्परेट जोन है हमारा। अब बात करते हैं, पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा ठंडा ना तो ज़्यादा ठंडा पड़े और ना तो सबसे ज़्यादा गर्म पड़े, वो इलाका बताइए। तो आपको क्या करना है, इसे क्या कहते हैं? टेम्परेट जोन, यानी कि शीतोष्ण कटिबंध। अब शीतोष्ण कटिबंध कहाँ कहाँ होते हैं? आप मैप पे देख लीजिए, हमने कहाँ लिखा, ये वाला इलाका और ये वाला इलाका, बस ये वाला इलाका मैंने रंग लिखा, यानी कि ये वाला इलाका शीतोष्ण, ये भी शीतोष्ण। टेम्परेट कहाँ से शुरू होते हैं? नाम ध्यान रखिएगा, ये आर्कटिक से शुरू होती है। ये आर्कटिक से शुरू हुई, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाती है। ये रेखा मतलब ये इलाका हमारा क्या हुआ, या ये जोन क्या हुआ? टेम्परेट जोन हुआ। और नीचे में देखते हैं ये कहाँ से शुरू होती है? नीचे वाले हिस्से में अंटार्कटिक से शुरू होती है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जाती है। तो ये हमारा ठंडा इलाका हुआ, मतलब सॉरी ठंडे गर्म मिला के बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। कलरिंग कर रखा, ध्यान रखना। अब बात करते हैं ध्रुव की। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि ठंडा में महाठंडा। अब देखिए यह आर्कटिक है या आर्कटिक है, ये वाला इलाका ये वाला रेखा कौन सा? या आर्कटिक है, ठीक है। ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इक्वेटर या इसे कहते हैं विषुवत रेखा। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये अंटार्कटिक, ठीक है। लेकिन इसके ये तो ठंडा इलाका है ही है, ये पूरा ठंडा इलाका है, लेकिन इसमें ये पूछ लिया था कि ठंडे में ठंडा। अब देखिए एक नंबर ये बांट दिया, 2 नंबर ये बांट दिया। आपसे ये पूछा जाएगा 1 नंबर में सबसे ज़्यादा ठंडा होगा या 2 नंबर में सबसे ज़्यादा ठंडा होगा। तो आपको पता है कि सूर्य की रोशनी तो यहाँ पे बहुत कम पहुँचेगी, बिल्कुल ना के बराबर। यहाँ पे तो थोड़ी बहुत पहुँच भी जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो और भी नहीं पहुँचेगी। तो ये वाला इलाका क्या होगा? सबसे ज़्यादा ठंडा, ये वाला कम। यूपीएससी में अब ये 1 और 2 नंबर को कुछ खास नाम देगा, कुछ टेक्निकल नेम देगा, तो वो ध्यान रखिएगा। 1 नंबर यानी 1 वाले हिस्से जो रेखा है इसे कहते हैं
टुंडा, ये वाला पूरा इलाका टुंडा कहलाएगा। और ये वाला टैगा, टुंडा और टैगा को मिला दिया तो आपका आर्कटिक बन जाएगा। ठीक है, यानी कि ये रेखा आर्कटिक है और इसके अंदर दो पार्ट हो जाते हैं, एक टुंडा और टैगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ, टुंड्रा या टैगा, तो आपका आंसर क्या होगा? टुंड्रा, आपको पता है। अब इसको और भी याद रख लीजिए। देखिए, पहला यानी कि टुंड्रा, पहला जब कोई जीतता है तो सबसे ज़्यादा प्राइस उसे मिलता है, तो इसमें याद रखिए वर्डिंग भी ज़्यादा है। टुंड्रा 2.5 अक्षर, टैगा 2 अक्षर, ये भी ध्यान रखिएगा। अब जो रेखा आती है, हमने जो जितनी भी रेखा पढ़ी, अब उसके बारे में बात करते हैं कि हम कहाँ रहते हैं, हमारा भारत से कोई रेखा गुजरती है क्या, इसके बारे में आप हम पढ़ते हैं। देखिए, ये हमारा वर्ल्ड मैप में देखिएगा तो यहाँ पर हमारी भूमध्य रेखा हो गई। ये कहाँ जा रही है? सीधे ये भूमध्य रेखा हो गई। ठीक है, सीधी जाएगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर्क रेखा, इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। यहाँ देखिए सीधी जा रही है, यहाँ पे देखिए ये सीधी जा रही है। ये देखिए यहाँ पे हमारा भारत, ये भारत है, तो भारत के बीचों से कौन सी रेखा जा रही है? कर्क रेखा। अब ये पूछा जाता है कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप याद रखिएगा। ये कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, वो है पहला मध्य प्रदेश। आपको एक याद रखना है कि मगरमच्छ झपटा याद रखिएगा, उससे आपको सारा राज्य याद रहेगा। देखिए, माँ से मध्य प्रदेश, गा से गुजरात, आ से मतलब रा से राजस्थान, फिर माँ से मिजोरम, फिर उसके बाद छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, और पा से पश्चिम बंगाल, और टा से त्रिपुरा। ठीक है। अब एक और बात ध्यान रखिए, जैसे जैसे थोड़ा एक मिनट अब कुछ बात कर लेते हैं कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप के बारे में। हमारे कुल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। वो किस प्रकार से उसको याद करते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, याद हम करा देंगे, बस आप सुनिए ध्यान से। ये वाला इलाका, इसे कहते हैं एशिया महाद्वीप। यहाँ पे ये ऐसा होता नहीं है, मैंने सुविधा के लिए बना रखा है। बाकी एशिया महाद्वीप आप नक्शा में देखिएगा, ये ऐसा दिखता है। ये रहा एशिया लिखा है, एशिया महाद्वीप, ये यहाँ से शुरू होते हुए चलता है। तो ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसे आप यहाँ पे देख के याद करिए। फिलहाल एशिया महाद्वीप ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये पहला महाद्वीप। दूसरा यानी एशिया अफ्रीका, ये दो हो गए। पहला क्या होगा? एशिया, दूसरा हो गया अफ्रीका। जब उत्तर लिखते हैं तो उत्तर कैसा लिखा जाता है? उत्तर ऐसे 3 और 3 से ही उत्तर ऐसे लिख बनाते हैं। तो उत्तरी अमेरिका को हम क्या देखते हैं? ऊ से उत्तर, और वो उत्तर में भी ऊ वाले में 3 आता है। तो याद रखिए 3 नंबर पे हमारा क्या? उत्तरी अमेरिका। ठीक है। 4 नंबर देखिए, दा कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं दा। 4 को ऐसे कर दीजिए, 4 को थोड़ा सा इधर कर दिए तो ये क्या बनेगा? दा। तो ये हमारा हो गया उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। 4 नंबर दक्षिणी अमेरिका और 3 नंबर उत्तरी अमेरिका। 2 नंबर क्या था? अफ्रीका। ठीक है। पहला वाला सबसे बड़ा, यानी कि ये जो लगा है वो हमारा सीक्वेंस में है, ध्यान रखिएगा। 1 नंबर वाला यानी कि सबसे बड़ा, 2 नंबर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो पहला एशिया हो गया, दूसरा उत्तरी अमेरिका, तीसरा पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका। 5वें नंबर पर आते हैं, ये होता है अंटार्कटिका नहीं, अंटार्कटिक होगा। ठीक है, बाय मिस्टेक लिखा गया, अंटार्कटिक होता है, अंटार्कटिक महाद्वीप होता है। उसके बाद बात करते हैं छठा यानी कि यूरोप। छठा देखिए साइज, अब साइज वाइज में देखिए, ये सबसे बना रखे हैं, इसके छोटा, फिर छोटा, तो ये ऐसे साइज वाइज में चलता है। तो इस उससे छोटा, 5 नंबर से भी छोटा यानी कि यूरोप। उसके 7वां ये देखिए सबसे भी छोटा यानी कि ये ओशियान।
ये ओशियन कहा जाता है, लेकिन लोग इसे ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। उसके पीछे कुछ रीजन है। दिक्कत क्या है, अब देखिए थोड़ा फिजिकल मतलब पॉलिटिकल मैप में देखते हैं हमारा कहाँ पे क्या चीज़ है। देखिए सबसे पहले हमने महाद्वीप पढ़ा, कौन सा पढ़ा, एशिया, ये रहा एशिया। और हमने दूसरे नंबर पर पढ़ा था अफ्रीका। देखिए हमारे पास ये रहा अफ्रीका, ठीक है। और तीसरे नंबर पर हमने क्या पढ़ा था, उत्तरी अमेरिका। ये 3 लिखते हैं, 3 से उत्तरी बनता है, तो ये रहा उत्तरी अमेरिका। और 4 नंबर पर हमने क्या पढ़ा था, दक्षिणी अमेरिका। ये देखिए दक्षिण अमेरिका है ना, 4 ऐसे लिखते हैं, उसको ऐसे बना दीजिएगा, ये हमारा हो गया दक्षिणी अमेरिका। और 5 नंबर में हमने क्या पढ़ा था, अंटार्कटिका। ये देखिए अंटार्कटिका, ये रहा। 6 नंबर पर हमने पढ़ा था यूरोप। देखिए यूरोप कहाँ है, यूरोप, ये रहा यूरोप। 7 नंबर पर हमने पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, वास्तव में ये ओशिनिया होता है, परंतु इसे ऑस्ट्रेलिया का नाम दिया जाता है। अब उसे बात करेंगे क्यों। चलिए अब और आगे बात करते हैं। हर एक कॉन्टिनेंट या महाद्वीप के कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहला होता है, इसे सभ्यता का पालना, यानी कि ऐसा माना जाता है कि सभ्यता जब भी बनी थी वो सबसे पहले एशिया में बनी थी। यानी कि सभ्यता क्या होता है कि किसी भी चीज़ को मतलब मिलजुल के करना। जैसे कि आप मान लीजिए घर पे एक बल्ब जला रहे हैं, बल्ब जलाने में क्या हुआ, बल्ब है, लाइट है, तार है, करंट बन रही है, तो ये सबको मिला के ही तो आपको घर पे बल्ब जलाना है। तो इसको मिलाने का काम, मिला के जो बना, यानी कि मिलाने के लिए कितने सारे लोग मेहनत किए हुए हैं। तो ये सारे मेहनत करने के बाद जो आपको परिणाम मिलता है, आपको जो रिजल्ट मिलता है, वो बल्ब जल रहा है। तो सभ्यता, ये एक सभ्यता का ही एग्जांपल है कि आपके घर पे बल्ब जल रहा है, यानी कि कुछ बहुत सा मतलब कुछ अलग अलग समाज के लोगों का योगदान है। उन सब ने अपने पैसों के खातिर, अपने पेट पालने के खातिर मिल एक दूसरे की मदद की, और इस प्रकार से एक बल्ब का निर्माण हुआ। तो ये भी हमारा एक एग्जांपल है कि मिलजुल के काम करना। अब मिलना जुलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। अब ये मत मान लीजिए कि आप यदि कारीगर हैं तो आप सिर्फ आप तो कारीगर हैं, यानी कि आप किसी भी मैकेनिकल चीज़ को ठीक कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप मकान बनाएगा, मकान बनाने के लिए अलग लोगों की आवश्यकता होगी, तो हमें दूसरों से मिलना होगा ना। तो ऐसे ही याद रखिएगा कि सभ्यता यानी कि दूसरों के साथ मिलकर कार्य करना, ये होता है एक तरह से सभ्यता। तो सभ्यता का पालना, यानी सभ्यता सबसे ज़्यादा जो आई थी लोगों के अंदर एक दूसरे से की मदद करने की, वो आई थी सबसे पहले एशिया में। दूसरी बात यह है कि ये सबसे बड़ा है, और इसी के अंदर हमारा इंडिया आता है। एशिया मानचित्र ये रहा, एशिया के अंदर ही हमारा इंडिया आता है, ठीक है। दूसरी बात, मानव जाति का पालना, ये ऐसा माना जाता है जब बहुत साल पहले जब मानव जाति अस्तित्व में आया था, तो सबसे पहले वो यहीं पाया गया था, यानी अफ्रीका जंगल में। अफ्रीका के जंगल आपने सुना होगा, अफ्रीका में ही पाया गया था मानव जाति सबसे पहले, उनके जब वो अस्तित्व में आया था। जिसे काला महाद्वीप भी कहते हैं, काला महाद्वीप कहते हैं, और इसे अंध महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर जंगल बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब तीसरा बात करते हैं कि सभी देश समुद्र के किनारे, ये तीसरा यानी कि उत्तरी अमेरिका। दूसरा क्या था, अफ्रीका। तीसरा क्या है, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में जितने भी देश हैं, आप देख लीजिए यहाँ पर जितने भी देश हैं सब समुद्र के किनारे हैं, ठीक है। तो तीसरा हो गया। अब चौथा यानी कि दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका की कुछ खास बातें देखिए। यहाँ पे जो ना, इसे सांपों का देश या कॉन्टिनेंट ऑफ स्नैक्स कहते हैं, या कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स भी कह सकते हैं, यानी कि पक्षियों का देश भी, पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है इसे। सबसे ज़्यादा गरीब और पिछड़ा महाद्वीप यही माना जाता है। उसके बाद कहते हैं अंटार्कटिका, सॉरी ये अंटार्कटिका हुआ, अंटार्कटिका को सफ़ेद महाद्वीप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बर्फ़ सफ़ेद जैसा होता है। बर्फ़ को हम किसे दर्शाते हैं, सफ़ेद में। अब उसमें एक बात और यहाँ पे लिख सकते हैं आप, ज्योग्राफी में अजीब बर्फ़ को लिखना हो, यहाँ पर जोड़ दिएगा कि ज्योग्राफी में बर्फ़ को दर्शाया जाता है सफ़ेद कलर से। क्या ये हम किसकी बात कर रहे हैं, पर ये फिजिकल मानचित्र की बात कर रहे हैं या फिजिकल मैप की बात कर रहे हैं। तो बर्फ़ को किससे दर्शाया है, सफ़ेद के।
इसलिए इसे सफ़ेद महाद्वीप भी कहा जाता है। मूविंग कॉन्टिनेंट, क्योंकि बर्फ़ है तो बर्फ़ आसानी से पिघल जाती है, पिघलेगी फिर बर्फ़ बनेगी, फिर पिघलेगी फिर बनेगी। तो ये इस तरह से बर्फ़ की जो टुकड़े होते हैं वो समुद्र में तैरते रहते हैं। जिस प्रकार एक बाल्टी में एक बर्फ़ का छोटा सा टुकड़ा रख दीजिए तो अपने आप तैरता रहता है, तो इसी प्रकार यहाँ पे भी जो पूरा बर्फ़ से घिरा हुआ इलाका, तो इसे मूविंग कॉन्टिनेंट में कहा जाता है। इसमें कम जीव जंतु पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा ठंडा होगा तो जीव जंतु की संख्या भी कम हो जाएगी। ये कहाँ पर है? ये देखिए यहाँ पे दिखा रखा अंटार्कटिका, ये रहा, ये मूविंग कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं छठा सबसे डेवलप होता है, यानी कि यूरोप। ये सबसे ज़्यादा डेवलप महाद्वीप है, सबसे ज़्यादा डेवलप कॉन्टिनेंट। एक भी रेगिस्तान नहीं। यहाँ की एक खास बात याद रखिएगा कि यहाँ पे एक भी रेगिस्तान नहीं है, ये यूरोप। अब आगे चलते हैं। उसके बाद 7वां महाद्वीप, एक भी ज्वालामुखी नहीं। ये जो हमारा ओशिनिया है, ओशिनिया को नाम ओशिनिया क्यों, मतलब ऑस्ट्रेलिया क्यों पड़ा, लेकिन ओशिनिया है वास्तव में, इसका नाम ऑस्ट्रेलिया पड़ गया। देखिए आपके घर में जो सबसे बड़े बेटे होंगे, बड़े बेटे या बेटियाँ, तो आपके मम्मी क्या उनको मतलब मम्मी को, उनकी मम्मी को बुलाना हो आपके पापा को तो क्या बोलते हैं? बड़े बेटे का नाम लगा कर बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए शंकर जी को पार्वती जी किस नाम से बुलाते थे? गणेश जी के पापा, क्योंकि गणेश उनका सबसे बड़ा बेटा था और उन्हीं के नाम पे उनके पिताजी को नोट किया था। तो यहाँ पे भी वही याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे बहुत बड़ा देश है। इस हिसाब से, इस इलाके के हिसाब से ये बहुत बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया, इसलिए ये ओशिनिया को भूल के लोग ऑस्ट्रेलिया याद रखें। तो इसीलिए जिस तरह से गणेश को, मतलब शंकर जी को भूल के, मतलब शंकर जी को छोड़ के आप जो, मतलब पार्वती जी क्या नाम बोलती थी कि गणेश के पापा, उनके बड़े बेटे के नाम से। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये यहाँ पे बड़े वाले हिस्से का नाम पे इसका नाम रखा गया ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं है, इसका नाम ओशिनिया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। हाँ, ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश हमने बोला था। कुल महाद्वीप 14, मतलब कुल देश इसमें 14 हैं। इसमें इस हिस्से में कुल 14 देश है, छोटे छोटे देश हैं, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा क्या है हमारा? ओशिनिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया। अब एक और बात आती है जिलांडिया। जिलांडिया अभी तक नहीं है, मतलब अभी तक नहीं है, था बीच में खोजा गया था, लेकिन अब ये फिर से वापस डूब गया है। जिलांडिया कहाँ है? यहाँ पर, ये वाले हिस्से में। ठीक है, जिस कलर से ये है उस कलर से आप ये देखिएगा कि हमारा जिलांडिया है। जिलांडिया का ये प्रैक्टिकल, मतलब पॉलिटिकल मैप में देखेंगे तो पॉलिटिकल मैप में ये देखेंगे, यहाँ पे ये वाला इलाका जिलांडिया हुआ। ठीक है, यहाँ पे न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है ये इलाका जिलांडिया है। ये ओशिनिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया का ही एक हिस्सा है ये, यानी कि न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड किस महाद्वीप में पड़ता है पूछा जाए तो आपको ओशिनिया ही बताया है। ऑस्ट्रेलिया किस महाद्वीप में पूछा जाए तो आपको क्या आंसर होगा? ओशिनिया, ना कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया एक देश है, बड़ा होने के कारण उनका नाम ऑस्ट्रेलिया पर रख दिया गया। आप देखिए महासागर, महासागर को इंग्लिश में कहते हैं ओशिन। ओशिन्स माने होते हैं महासागर। अब देखिए सबसे बड़ा जो महासागर होता है वो प्रशांत महासागर होता है। प्रशांत महासागर को हम पॉलिटिकल मैप में देखते हैं कैसे दिखता है। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ ये वाला हिस्सा, ये हुए प्रशांत महासागर, और इधर देखिएगा, ये देखिए यहाँ लिखा प्रशांत महासागर। उत्तर साइड पड़ा तो उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिण साइड पड़ा तो दक्षिणी प्रशांत महासागर। अब देखिए एक और प्रशांत महासागर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही लिखा है उत्तरी प्रशांत महासागर। ये देखिए ये उत्तरी प्रशांत महासागर ये, ठीक है, और ये दक्षिणी प्रशांत महासागर। अब एक बात है, 4 प्रशांत महासागर हो गए, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। तो आप याद करिए कि आपको हमने बोला था ये ग्लोब है, गोल जैसे दिखता है। अब ये देखिए नाखून, ये देखिए कि ये हमारा पूरा गोला है, ऐसे गोला दिखता है। ठीक है, अब ये गोला गोला है, इसी पे तो संसार, पूरा संसार का नक्शा चिपका हुआ है। हमने क्या बोला था कि किसी भी गोले पर ये संसार का नक्शा एस्टिस ले आके ऐसे चिपका दीजिएगा। ये देखिए अजी ऐसे चिपकाइएगा तो ये पूरा क्या होगा, ये हो जाएगा। अब ये देखिए ये दोनों को मिला दीजिएगा तो प्रशांत महासागर कैसा हो गया, एक जैसा
ये यहाँ पे ऐसा आएगा। तो प्रशांत महासागर एक ही है, लेकिन जिस प्रकार ये देखिए ये गोला, अब इसमें से ये नाखून हमारा प्रशांत महासागर मान लीजिए। अब ये खुलेगा तो ये अलग अलग भागों में बटेगा, और इसी को तो ले आके यहाँ चिपका दीजिएगा, और चिपकाएगा तो तभी तो पड़ेगा पूरा मैप, क्योंकि किताब में 3D तो ले सकते नहीं है। तो ये हमारा प्रशांत महासागर इधर आ गया, और ये हमारा प्रशांत महासागर इधर आ गया, ये नाखून। तो इसलिए दो प्रशांत महासागर नहीं है, प्रशांत महासागर एक ही है। उसके हिस्से कट के मतलब पढ़ने की सुविधा के लिए हम अलग अलग हिस्से में बांट लेते हैं, बाकी है प्रशांत महासागर एक ही। तो हमने क्या पढ़ा, पहला प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की बात कर लेते हैं। ये टी शेप का होता है, इसको यदि ग्लोब में आप देखिएगा वास्तव में तो ये टी शेप जैसा बनाता है। उसके बाद ये सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा होता है अंटार्कटिक महासागर। और देखिए अंटार्कटिक महासागर कैसे दिखता है, ये वाला हिस्सा, ये देखिए अंटार्कटिक महासागर, ठीक है। ये अंटार्कटिक महासागर, ये देखिए एस के आकार का दिखता है, तो ये हमारा एस के आकार का होता है, ये रहा अंटार्कटिक महासागर, ये एस के आकार का होता है, ठीक है। हिंद महासागर क्या होता है, ये किसी देश के नाम पर एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर रखा गया हो, तो उसे कहते हैं हिंद महासागर। ये भारत के पास पड़ता है, ये देखिए मैप पर देखिए, मैप पर देखिए ये क्या है, हिंद महासागर। आपके पास नक्शा है तो आप देखिएगा ये हिंद महासागर, ये भारत के निकट आता है सबसे, मतलब भारत के निकट स्थित कोई पूछ ले कि कौन सा महासागर आता है तो आप कहिएगा हिंद महासागर। हिंद महासागर भारत के सबसे नियरेस्ट में पड़ता है, ये हिंद महासागर। और क्या चौथा महासागर देखिए, हमने क्या क्या पढ़ा, एक पढ़ा प्रशांत महासागर, यहाँ से इस वाले को और इस वाले को मिला देंगे तो प्रशांत महासागर। दूसरा एस आकार का, ये दो महासागर। तीसरा हमने क्या पढ़ा, हिंद महासागर, ठीक है। और चौथा यानी कि ये यहाँ पर भी एक महासागर है, ये देखिए ये रहा, ये क्या है, उत्तरी महासागर। इसे उत्तरी महासागर कहिए, या आपको याद है कि ग्लोब जब हम पढ़ लेते हैं तो ये वाला, इसे कौन सी रेखा कहते थे, आर्कटिक, इसे आर्कटिक महासागर कह दिए, या उत्तरी हिस्से में तो उत्तरी महासागर या आर्कटिक महासागर। यहाँ देखिए यहाँ पर वही लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है पर इसे आर्कटिक महासागर भी कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद कितने महासागर हुए, 1 2 3 और ये ऊपर वाला हिस्सा 4। फिर महासागर वास्तव में महासागर 4 ही होते हैं, लेकिन जैसे आप छोटे मोटे एग्ज़ाम देते हैं, चपरासी, रेलवे, एनटीपीसी, तो इन सब में पूछा जाता है महासागर कितने होते हैं, तो आपको 5 बताना। अब देखिए वो 5 कैसे होगा। 5 के लिए करना क्या था कि ये वाला हिस्सा जो है इसमें से मतलब प्रशांत महासागर, उससे थोड़ा सा हिस्सा निकाल लो, उससे थोड़ा सा हिस्सा निकाल लो, ठीक है। और उसके बाद ये जो अंटार्कटिक महासागर है, इसमें से भी थोड़ा सा हिस्सा काट लो, ठीक है। और ये हिंद महासागर, इससे भी थोड़ा सा हिस्सा काट लो। ये सबको मिला दो, ये सबको मिला दो तो हमारा क्या होता है, ये दक्षिणी महासागर होता है। इसे दक्षिणी महासागर कह सकते हैं, या दक्षिणी महासागर कह सकते हैं, या ये वाला सबसे नीचे वाला हिस्सा कौन सा रेखा कहलाता है, अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिक होता है, तो अंटार्कटिक से अंटार्कटिका, तो सॉरी अंटार्कटिका महाद्वीप है और अंटार्कटिक महासागर है। तो अंटार्कटिक रेखा के पास है तो अंटार्कटिक महासागर, ये आर्कटिक रेखा के पास है तो आर्कटिक महासागर, ये उत्तरी गोलार्ध में तो उत्तरी महासागर भी कहते हैं, इसे दक्षिणी गोलार्ध में तो दक्षिणी महासागर होता है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि जैसे आप छोटे मोटे लेवल के एग्ज़ाम देते हैं तो आपको महासागर की संख्या 5 ही बतानी होती है, लेकिन आप यूपीएससी वगैरह जब कुछ बड़े एग्जाम पोस्ट का एग्जाम्पल देते हैं तो आपको 4 ही बताना होता है वास्तव में। इसे तो काट के बना दिया गया, पर क्या ये कोई अलग है, ये तो एक ही है ना। अरे ये तो इसको काट के बना दिया गया, ठीक है। तो 4 महासागर वास्तव में होते हैं, लेकिन वैसे 5 माना गया। ये भू नेताओं का कुछ बताया था, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर के बारे में बताया था आपको। अब बात कर लेते हैं द्वीप की। द्वीप क्या होते हैं, द्वीप छोटा सा एरिया जब चारों ओर पानी से घिरा हो तो उसे कहते हैं द्वीप।
ये देखिए, ये मान लीजिए कि पूरा इलाका पानी से घिरा है, ठीक है। ये वाला हिस्सा ये क्या होगा, द्वीप, ठीक है। उसके महाद्वीप यानी कि चारों ओर पानी से तो घिरा हो लेकिन बड़ा हिस्सा हो, ये हो गया महाद्वीप। चारों ओर पानी से घिरा और ये बड़ा हिस्सा, ये हो गया महाद्वीप। उसके बाद आता है प्रायद्वीप की बात करते हैं। प्रायद्वीप में क्या होता है कि 3 हिस्सा पानी से घिरा होता है, 3 हिस्सा पानी से घिरा होता है, एक हिस्सा लैंड से घिरा होता है, यानी एक हिस्सा भूमि से घिरा होता है, उसे कहते हैं प्रायद्वीप। जैसे इंडिया और सऊदी अरब हमारे प्रायद्वीप है। अब देखिए, आप इंडिया का नक्शा देखिएगा, ये रहा इंडिया का नक्शा। इंडिया का नक्शा देखिएगा तो एक बात नोट करिए कि ये 3 हिस्सा है, एक ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा, और नीचे पूरा महासागर, ये देखिए हिंद महासागर लिखा ना, यानी हिंद महासागर, इधर भी महासागर, इधर भी सागर, इधर भी, मतलब 3 और पानी है इधर, एक और ये तो लैंड है। तो ये हमारा एक तरह का प्रायद्वीप कहलाता है, ठीक है। अब ऐसे सऊदी अरब में देखिए, सऊदी अरब देखिएगा तो आपको कुछ यहाँ पे, ठीक है, सऊदी अरब, ये देखिए सऊदी अरब यहाँ पे, ये देखिए ये वाला हिस्सा लैंड से घिरा, ये वाला पानी से, ये वाला पानी से, और यहाँ भी पानी है। तो सऊदी अरब हमारा क्या, एक तरह का प्रायद्वीप होता है। इसे पेनिनसुला कहते हैं, पेनिनसुला इंग्लिश में कहते हैं, इसे पेनिनसुला कहते हैं। द्वीप को इंग्लिश में इजलैंड कहते हैं, या आइलैंड भी कहते हैं। इसे आइलैंड भी पढ़ते हैं और इसे इजलैंड भी पढ़ते हैं, ज़्यादातर इसे आइलैंड पढ़ते हैं। होता इस है, यानी कि यहाँ पर आई है लेकिन इसे आइलैंड पढ़ते हैं। प्रायद्वीप को कहते हैं पेनिनसुला। अब बात करते हैं उप महाद्वीप की, यानी कि सब कॉन्टिनेंट होता है जो महाद्वीप से प्राकृतिक रूप से बटा हो, उसे कहते हैं सब कॉन्टिनेंट। अब सब कॉन्टिनेंट में देखें, महाद्वीप से प्राकृतिक रूप से कटा हुआ भूभाग, उसे कहते हैं सब कॉन्टिनेंट। इंडिया भी एक सब कॉन्टिनेंट है। अब जो इंडिया का नक्शा देखिएगा तो एक बात ध्यान रखें, यहाँ से एक पर्वत है, उसे कहते हैं हिंदकुश पर्वत। हिंदकुश पर्वत यहाँ पे है, ठीक है। ये वाला हिंदकुश पर्वत जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पे है, और ये वाला हिमालय पर्वत, ये हिमालय पर्वत जाती है ऐसे, ये पूरा पर्वत श्रृंखला होती है। पर्वत श्रृंखला, जब पर्वतों को एक के बाद एक छोटा बड़ा पर्वत आए तो उसे पर्वत श्रृंखला कहते हैं। अब देखिए, ये और ये दोनों मिलके यहाँ पे पठार, ऊंचा सा पठार बनाता है। पठार क्या होता है, पहाड़ का ही एक हिस्सा होता है लेकिन ऊपर से ये प्लेन होता है, इसे कहते हैं पठार। तो यहाँ पे एक पठार बनाता है, दोनों पर्वत मिला के एक यहाँ पे पठार बनाता है, जिसे पीमार का पठार या दुनिया का छत कहते हैं। ये स्थित कहाँ है, चाइना में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम, ये हो गई। अब सब कॉन्टिनेंट पढ़ लेते हैं कि भारत में, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से देश आते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज़, पहला इंडिया। देखिए पहला क्या है, इंडिया, यानी कि इंडिया तो है, ये हिस्सा अलग होता है तो ये सारा इलाका जो भी आएगा ये हमारे सब कॉन्टिनेंट में आएगा। पहला इंडिया ले लीजिए, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा नेपाल, चौथा भूटान, पाँचवा बांग्लादेश। तो 5 सब कॉन्टिनेंट आते हैं, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 5 देश आते हैं। पहला इंडिया, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा नेपाल, चौथा भूटान और 5वां बांग्लादेश। तो कुल हो गए 5 देश आते हैं। किसमें आते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं हिंदी में। अब सुनिए, यहाँ पे जो पर्वत है ये तो हिंदकुश पर्वत है। हिंदकुश पर्वत के एक हिस्से में रहने वाले लोग को क्या कहते हैं, हिंदू, ठीक है। यहाँ के जो लोग होते हैं, यहाँ जो ईरान वगैरह के लोग होते हैं, ईरान अफगानिस्तान, ये लोग क्या कहते हैं, इस पर्वत के इस हिस्से में उसे कहा जाता है हिंदू। वास्तव में हिंदू जाति नहीं होता, हिंदू क्या है कि इलाके में रहने वाले लोगों को, मतलब हिंदकुश पर्वत के एक ओर रहने वाले लोगों को
हिंदू कहा जाता है। जैसे बिहार के रहने वाले लोग को बिहारी, पंजाब के रहने वाले लोग को पंजाबी, चाइना के रहने वाले लोग को चाइनीज़, वैसे ही पाकिस्तान के रहने वाले लोग को आतंकवादी। तो इस प्रकार से डिवाइड किया जाता है। तो इसलिए हिंदू कोई जाति नहीं है। हिंदू यानी कि हिंद कुश पर्वत के एक और रहने वाले लोग, यानी कि हिंद कुश पर्वत ये रहा, उसके इस वाले हिस्से में जो भी लोग रहते हैं उसे कहा जाता है हिंदू। ठीक है। वास्तव में धर्म क्या है हमारा? सनातन धर्म है। और ये कोई पूछे तो हिंदू धर्म नहीं, हिंदू एक सनातन है। और सनातन हमारा धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू एक कहने का तरीका है। ठीक है। वैसे मुस्लिम में होता है, एक कोई बड़ा है मौलवी है, मुस्लिम में देखें मौलवी या मौलाना या कोई बड़े आपसे दिख जाए तो उसे क्या कहते हैं? आइए हजरत तशरीफ़ लाइए, आइए हजरत तशरीफ़ लाइए, यही कहते हैं ना। एक कोई लोकल सा मिल गया जो कि है वैसे ही ठीक है, तो हम उसे कहते हैं जनाब। और सुनाइए जनाब, सब बढ़िया। तीसरा बात करते हैं, कोई बराबर का मिल गया दोस्त तो क्या कहते हैं उसको? उसे कहते हैं उर्दू में कहते हैं मियाँ, मियाँ भाई, मियाँ भाई। तो वही आता है। तो मियाँ को मॉडिफिकेशन करते लोग मुस्लिम में चेंज कर दिया। ठीक है। लेकिन वास्तव में क्या होता है? हमारा इस्लाम धर्म होता है। लोग इसे मॉडिफाइड करते मुस्लिम बना दिया। जिस प्रकार ठंडा यानी कि कोका कोला, पर क्या वास्तव में ऐसा होता है? नहीं ना। वास्तव में क्या होता है? ठंडा वो होता है जिसका कि टेम्परेचर कम हो, वो ठंडा होता है। लेकिन आज किसी लोग को कहिए कि ठंडा मतलब कोका कोला, तो ठंडा मतलब कोका कोला नहीं होता ना। तो इसी तरह हिंदू कोई धर्म नहीं होता। हिंदू नहीं बल्कि सनातन धर्म है। उसको मॉडिफाइड करते लोग जो ना उसको हिंदू मानने लगे। वास्तव में मुस्लिम में कोई धर्म नहीं है, इसे मियाँ कहते हैं। उसके बाद फिर उसके बाद इसको मॉडिफाइड करते चेंजिंग होता रहता है और वास्तव में ये मुस्लिम बन गया। लेकिन मुस्लिम नहीं, हमारा वास्तविक जो धर्म है वो है क्या? इस्लाम। अब बोलते हैं कौन सा देश भारतीय महाद्वीप में नहीं आता? अब आपको ये क्वेश्चन बताना है कि ऐसा कौन सा देश है क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता है लेकिन भारत का पड़ोसी देश जरूर है। तो आप ये देखिएगा, जो ज़मीन से जुड़ा हिस्सा है ये, तो ज़मीन के हिस्से जुड़े में ये यहाँ से बात की जाए तो ये हमारे श्रीलंका है वो अलग है हमसे, तो ज़मीनी रूप से नहीं जुड़ा हमसे, तो हम क्या कहते हैं इसे? ये हो गया हमारा, ये सब कॉन्टिनेंट नहीं है। तो अक्सर पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा देश है? आपको ऑप्शन दिया हुआ सब भारत के पड़ोसी देश का ही ऑप्शन होगा, लेकिन आपको श्रीलंका याद रखना कि श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश, मतलब श्रीलंका भारत इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं आता। अब बताते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसे कहते हैं सार्क, हिंदी में कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। एक संघ बनाया गया था। ये संघ इसलिए था कि जो दक्षिण एशिया के लोग हैं, ये देखिए यहाँ पे मैप पे देखेंगे तो यहाँ पे यदि हम बनाएं तो ये ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ, नीचे वाला हिस्सा साउथ, इसे क्या कहते हैं ईस्ट, और इसे कहते हैं वेस्ट। तो ये यानी कि हमारा भारत जो है वो दक्षिण एशिया में है। तो दक्षिण एशिया के देशों ने कुछ संघ बनाया था और ये संघ क्या रहा था कि किसी भी आपदा में, किसी भी समस्या में हम एक दूसरे का साथ दे के पूरे मतलब विश्व में किसी भी आपदा आ जाए तो हम लोग एक दूसरे का साथ देंगे। तो इसके लिए एक संघ बनाया गया था, उसे कहा गया था सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसे हिंदी में कहते हैं दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, सार्क। अब देखिए सार्क में देश, राजधानी और अन्य बातों को जानते हैं। और सार्क में अक्सर पूछा था कि कौन कौन से देश आते हैं, या ये पूछे 8-10 देश मतलब 4 देश दे देगा, आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा देश है जो कि सार्क में नहीं आता, या वो देश छाटिए जो सार्क में है। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से देश है। अब देखिए सबसे नीचे से हम शुरू करते हैं। तो सबसे नीचे ये आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आता है मालदीव। ये देखें मालदीव की राजधानी माले। उसके ऊपर आ जाइए यहाँ पे ये वाला इलाका श्रीलंका के बाद ये भारत और ये पाकिस्तान, उसके बाद ये अफ़गानिस्तान। उसके बाद यहाँ से आ जाइए, यहाँ क्या होगा माले, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। उसके बाद यहाँ पे चाइना
यहाँ पे भूटान, भूटान के बाद यहाँ आ जाइए, यहाँ बांग्लादेश। तो ये देश हैं जो कि सार्क में आते हैं। कौन कौन से देश हैं? ये मालदीव यानी कि राजधानी इसका माले है। श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी जो है वो अब चेंज हो गई है, पहले था कोलंबो, अब है श्रीवर्धनपुरा। उसके बाद भारत की पता है दिल्ली, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की काबुल। इसी तरह नेपाल की काठमांडू, भूटान की थिम्पू या थिम्फू भी कहते हैं, और बांग्लादेश की ढाका। अब चलिए इसको लिख लेते हैं। हमने पढ़ा मालदीव के बारे में। मालदीव क्या है? एशिया का सबसे छोटा देश है। कुछ फैक्ट पढ़ लें। ये एशिया का सबसे छोटा देश पूछे तो क्या है? वो हमारा है मालदीव। मालदीव एक मुस्लिम कंट्री कहलाता है, इसकी राजधानी माले है। श्रीलंका, ये बौद्ध धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। यहीं पे रावण था, सीता जी यहाँ पे 84 दिन तक रही थी। ठीक है। इसकी पहले जो राजधानी है वो कोलंबो थी, अब क्या है? वर्धनेपुरा कोट अब है इसका नाम, पहले क्या था? कोलंबो। भारत जो है, भारत की राजधानी दिल्ली, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, ये आपको मैंने पढ़ा चुका है। इसी तरह अफगानिस्तान की राजधानी कोलंबो। ये इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में नहीं आता, क्योंकि हमें पता है हिंद कोश पर्वत के उस हिस्से में स्थित है, तो ये सब कॉन्टिनेंट में नहीं आया। तो लेकिन ये जो ना हमारे सार्क में आता है। वैसे भूटान की राजधानी थिम्पू, नेपाल की काठमांडू और बांग्लादेश की ढाका। चलिए इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद।